नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज़ भारत। साथियों, सबसे बड़ी चर्चा जो आज के समय में चल रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर ईपीएस 95 पेंशनरों ने कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है। तो क्या अब हम ये मानकर चलते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन न्यूनतम पेंशन में देरी का खुलासा या खुला राज माथा पकड़ लेंगे आप? अगर मैं आपको ये कहूँ तो आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? सेम मुद्दा वही आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। ईपीएफओ के तहत उच्च और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनरों के दावे और चिंताएं गंभीर है। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और समस्याओं को यानी कि पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। कर्मचारियों को उच्च वेतन पर हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन यानी कि मिनिमम पेंशन मिलने में आखिर देरी कहाँ हो रही है, इस विषय पर कुछ जानकारियां जो है सामने आ रही हैं। कुछ पेंशनरों ने इस बारे में जानकारी दी है कि आखिरकार पेंशन भुगतान और प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है। इस मुद्दे पर एक पेंशनर ने दावा किया कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर ईपीएफओ और भारत सरकार के माध्यम से निपटान करने का कारण और मांग पत्र पर पीपीओ जारी करने में देरी के कारण पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन का लाभ मिलने में होने वाली देरी के कारण के बारे में समझते हैं। पहले स्टार्टिंग में यही बात हम करने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर चल रहे आंदोलन का कानूनी प्रक्रिया में अधिकांश पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशनर हैं और उनके संबंधित संघ, केंद्रीय ट्रेड यूनियन सहित सीधे तौर पर शामिल नहीं है। अधिकांश ईपीएस 95 पेंशन भोगी इस पेंशन मुद्दे से अवगत नहीं है कि कुल पेंशन भोगियों और सदस्यों में 90% से अधिक इन मुद्दों के बारे में जानते ही नहीं हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा दावा जो मेरे द्वारा पेश किया जाता हो या जो तथ्यों के द्वारा पेश किया जाता हो, तो आप उसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं उसके बारे में थोड़ी नॉलेज कर सकूं और जो अच्छा पॉइंट लगेगा मैं उसको जो है आप लोगों के लिए जरूर रखूँगा। सभी संबंधित ईपीएस 95 संघों और सदस्यों के बीच एकता का अभाव है। जो आंदोलन या कानूनी प्रक्रिया में शामिल है उसमें एकजुटता की भी कमी है। ईपीएफओ भारत सरकार और अदालत में उचित कानून देने के लिए पेंशन भोगियों और उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित ज्ञान का अभाव है। न्यूनतम पेंशन या उच्च पेंशन के मुद्दे पर कानूनी पहलुओं को ठीक से जानने की उनकी इच्छा ही नहीं है। विभिन्न सोशल मीडिया चैनल और कई ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और सदस्य सोशल मीडिया पर न्यूनतम पेंशन या उच्च पेंशन के मुद्दे के खिलाफ लगातार अपने तर्क पेश कर रहे हैं और कई अन्य बिना ज्ञान पर इस विषय पर बात कर रहे हैं। क्या ये कारण वाजिब लगते हैं कि इन पर आपकी राय लिखें और बताएं कि सरकार और पेंशन भोगियों को क्या क्या करना चाहिए। अगर साथियों हम इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं तो उसमें एक दावा जरूर निकल कर आता है कि 95 पेंशन भोगियों को मिला है बड़ा तोहफा, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 9000 प्लस डीए सहित हायर पेंशन की मांग को पूरा करना चाहिए। साथियों, अगर मैं इसके दूसरे पहलू पर जिक्र करता हूं या दूसरे पहलू की बात करता हूं तो उसमें सबसे बड़ा जो कर्मचारियों का जो अपनी तरफ से पेश किए गए दावे हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें 9000 का जो बड़ा दावा किया जा रहा है प्लस डीए सहित हायर पेंशन की मांग को पूरा करने का अनुरोध किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन विकल्प, रेलवे रियायतें और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग करते हुए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम संपूर्ण भारतवर्ष की बात करते हैं तो ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के तहत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। उनकी मौजूदा पेंशन राशि उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है या अपर्याप्त है, जिसके कारण उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में उन्हें दिल्ली में एक बड़ा धरने का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बात करते हैं वर्ष 1995 में शुरू हुई ईपीएस 95 पेंशन योजना ने प्रारंभ में आशाओं की किरण जगाई, लेकिन समय के साथ साथ कई खामियां स्पष्ट होती गई। योजना की अपर्याप्त पेंशन राशि ने पेंशन भोगियों को असुरक्षा की ओर धकेल दिया। वर्तमान में कई पेंशन भोगी महज 1000 से लेकर 2000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या उसी पर निर्भर हैं, जो उनकी ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी साबित हो रही है। यानी कि जो उनको पेंशन इस समय पर मिल पा रही है वे उस पेंशन योजना से कहीं भी किसी भी एंगल से लेकर खुश नहीं है। उनका जो मिनिमम पेंशन बनाने का जो वादा किया गया सरकार के द्वारा, जो वादे किए गए आम चुनाव में भी आपने देखा होगा कि सभी पेंशनरों को कहीं ना कहीं सरकार ने ये लुभाने का प्रयास किया कि हम पेंशनरों के साथ हैं या पेंशनरों जो
दावा करते हैं हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन अब कितना समय बीत जाने के बाद भी आपको ये महसूस हुआ होगा कि कभी भी सरकार ने हमारे पक्ष में कोई भी ऐसा निर्णय लेने का प्रयास नहीं किया जिससे कि हम कर्मचारी वर्गों का कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित हो सके। वर्ष 1995 से अगर हम बात करते हैं तो अभी तक के वक्त की अगर हम बात करते हैं, एक साल उसमें छोड़ दें, जब भी हमारे आप ये मानकर चलिए कि 28 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी पेंशनर इसको लेकर चिंतित है कि हमारी जो पेंशन योजना है उसको आखिर सरकार किस प्रकार से बढ़ा सकती है या क्या इसके बारे में निर्णय लेने वाली है। बात करता हूँ न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ते के बारे में। पेंशन भोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की मांग करते रहे हैं, जिसके अनुसार उनकी आय महंगाई के अनुसार समायोजित हो सके। ये बात इनकी दावा सही है। उच्च पेंशन के विकल्प की अनुमानितता के बारे में बात करते हैं तो उन कर्मचारियों के लिए कुछ जिन्हें अपने सेवाकाल में उच्च वेतन का पर काम किया है, उन्हें उच्च पेंशन का विकल्प देने की मांग की जा रही है। मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों के मद्देनजर पेंशन भोगियों ने मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की है। वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे रियायतें बहाल करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे यात्रा में प्रदान की जाने वाली रियायतों को बहाल करने की मांग की गई है, जिन्हें उन्हें यात्रा में आर्थिक बोझ कम झेलना पड़े। अब हम इसके कुछ महत्वों के बारे में बात करते हैं। यह आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दों को ही नहीं बल्कि पेंशन भोगियों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को संबोधित करता है। यदि सरकार इन मुद्दों को मान लेती है तो इसमें पेंशन भोगियों का जीवन स्तर न केवल बल्कि सुधरेगा बल्कि उन्हें भविष्य की सुरक्षा का भी सहायक होगा या एहसास हो पाएगा। यदि सरकार इन मांगों को अनदेखा करती है तो यह आंदोलन और अधिक बढ़ेगा या बड़े पैमाने पर फैल सकता है, जिससे पेंशन भोगियों का असंतोष और बढ़ सकता है। तो सरकार इस मुद्दे पर एक बार विचार जरूर करे। साथियों, इस आंदोलन से उम्मीद है कि पेंशन भोगियों की आवाज़ न केवल सुनी जाएगी बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के लिए न्याय भी मिलेगा। सरकार को इस समय की गंभीरता को लेने की जरूरत है और पेंशन भोगियों की मांग को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताए हैं EPS 95 पेंशनरों को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ पर अहम फोकस करते हैं कि जो कर्मचारी वर्ग है इस समय पर जागरूक है और फिर अपनी भावनाओं को रोके हुए है। साथियों, आपने हाल ही में एक न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से देखा होगा, उसमें दावा किया गया कि जो पेंशनर है उनको कहीं ना कहीं आप जो है ये मानकर चलिए कि अब अच्छी खासी पेंशन मिल पा रही है, क्योंकि देश की जो आर्थिक वैल्यू है उसके आधार पर उन्होंने वो बात कही। लेकिन जितने भी तथ्य हमने खोजने की कोशिश की है या जो इसके बारे में नॉलेज लेने का या कुछ जुटाने का प्रयास किया है, तो हमें कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट या कोई टॉपिक नहीं मिला जिससे कि कर्मचारी वर्ग खुश हों। और कर्मचारियों को जो इस समय पर चाहिए, सबसे बड़ा मेन मुद्दा वही है, अगर उनकी पेंशन जो है सही तरीके से हो जाती है, यानी कि जो उनकी पेंशन है न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये करने की उन्होंने मांग की है, अगर वो उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो इसमें सरकार के साथ साथ उन कर्मचारी वर्गों को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित होगा, जो कि इस समय के जो मेन सिचुएशन है उसको लेकर कहीं ना कहीं जूझ रही है। लगातार हमने वो बातें उठाई हैं, वो मुद्दे उठाए हैं, वो किस्से उठाए हैं जिससे कि कर्मचारी वर्गों को जागरूक किया जा सके और कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट दिया जा सके। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि सरकारी जो मेरे व्यूवर्स हैं वो चैनल वॉच तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलती रहे और आप पॉइंट टू पॉइंट ये बात समझ सकिए कि अब जो है किसके लिए क्या बेनिफिट साबित हो रहा है। कहीं मैं बात करता हूँ 8वीं वेतन आयोग को लेकर तो उसके बारे में परिणाम निकालने के प्रयास करते हैं। जब मैं बात करता हूँ 7वीं वेतन आयोग के कुछ कमियों के बारे में तो उसमें भी कर्मचारी कुछ न कुछ पॉइंट निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं 18 महीने DA अरेयर को लेकर तो उसमें हमारे सामने आप ही बताइए, आप ये सोचकर बताइए कि 18 महीने DA अरेयर का जो पैसा 3 किस्तों का सरकार ने आपका रोक दिया, उसके आखिर उसके बारे में कौन जिक्र कर रहा है या कौन उसके बारे में सोच रहा है। तो क्या सरकार को इस नीतियों के तहत काम करना चाहिए, आपकी मैं राय लेना चाहता हूँ इस पर। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो यही है, अगर आपकी राय इस चैनल के माध्यम से कहीं और जा पाए, यानी कि आप जो अपनी कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और जो आपकी कमेंट्स होंगे वो जनता देख सके, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मान सकते हैं आप, ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि हमारी जो आवाज़ है यानी कि कर्मचारी की जो आवाज़ है वो देश में जगह जगह तक पहुंच पा रही है। और चैनल सब्सक्राइब करें जरूर ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हमेशा बनाने के लिए मैं प्रेरित रहूँ। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।